बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में एक ही दिन के अंदर 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी किन वजूहात की बुनियाद पर हुई, डॉलर की उड़ान अभी तक क्यों जारी है ऐसे वक्त में कि जब IMF से डील भी हो चुकी है और सऊदी अरब से हमारा डिपॉजिट का मुआहिदा भी हो चुका है। मुआशी आशारिये जो है वो मुस्बत समत में गामजन की बजाय मनफी समत में क्यों वापस जा रहे हैं, और इसके साथ साथ सियासी मंजरनामे पर भी बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि वज़ीर आज़म को हटाने के नतीजे में हम किसी डील को नहीं करना चाहते, हम आएंगे तो अवाम की ताकत से आएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो BSE के बहुत से मामलात के ऊपर पेशरफ्त पे बातें कर चुके हैं। वो बातें क्या है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा है, गुफ्तगू को यहीं से फिर आगे बढ़ाते हैं। एहसास प्रोग्राम जो है, सिर्फ 43 अरब की करप्शन इस प्रोग्राम के अंदर हुई है और उसका जवाब क्या है कि हुकूमत रिपोर्ट को रिजेक्ट करती है। ये 100 अरब के मामला तो सिर्फ इस हफ्ते में इस हुकूमत की चोरी के आए हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते। हम किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि उसकी कीमत इस खराबी से ज्यादा है। राना साहब, डील की बातें क्यों हो रही हैं, डील का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? आप इंतखाबात की बात करें, इंतखाबी इस्लाहात की बात करें, डील का लफ्ज़ फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, ये वो चीज़ है जो बड़ी अहम बात है, बाकी सब चीज़ें अहम नहीं थी। वो इल्ज़ामात थे, सच्चे थे या झूठे थे, कि उसने करप्शन की, उसने करप्शन नहीं की, वो देखे वो ना देखे। आज शाहिद खाकान अब्बासी के मुंह से जो अल्फाज निकले हैं, अगर आप गौर करें उसमें क्या कि हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी डील की सूरत में हुकूमत नहीं गिराएंगे, किसी डील की सूरत में हम नहीं आएंगे। तो ये डील कहाँ हो रही है, ये डील कौन कर रहा है, डील किसकी हो रही है? शाहिद खाकान अब्बासी ये डील क्यों नहीं मानते? शाहिद खाकान अब्बासी के राइट लेफ्ट पे जो लोग बैठे हैं और बाकी जो लोग इर्द गिर्द हैं वो कौन हैं? इस डील के खिलाफ क्या बात की, मैं आपको बताता हूं। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहस चल रही थी। बहस क्या, काम शुरू था। जो एक साहब हमोश थे ना, जो हमोश हैं शहबाज शरीफ साहब, कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब बैकडोर राब्ते कर रहे हैं। कल जिस तरह हमारे प्रोग्राम में भी आरिफ मीर भट्टी साहब ने भी इंकशाफ किया कि इन्होंने कुछ मुलाकातें की और कुछ मुलाकातों की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत से तज्ज़ियाकारों ने इस बात के हवाले से कहा भी, बहुत से लोगों ने इंकशाफात भी किए। अब हो ये रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो थे, जो अंदर की इनके लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब किसी के साथ राब्ते में थे, और इसी राब्तों की वजह से शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ी सी खामोशी इख्तियार की हुई थी। हर चीज़ पे आप देखें, शहबाज शरीफ का वो रद्द-ए-अमल नहीं था जो मरियम का होता था, जो शाहिद खाकान अब्बासी का होता था, जो और दीगर लोगों का होता था। शहबाज शरीफ साहब का रद्द-ए-अमल बिल्कुल मामूली रद्द-ए-अमल था, और ना होने के बराबर, जिस तरह से कहते हैं ना पंजाबी जी, खाना पूरी करना, वो होता था। मरियम ने वाज़े तौर पे कहा कि मैं ये बात अपने चचा के मुतल्लक नहीं कह सकती, और ये हदायतनामा जारी किया गया, हुक्मनामा जारी किया गया शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उस हुक्मनामे की तामील करते हुए आज ये जो अल्फाज कहे हैं, ये हुक्मनामे के तहत कहे हैं कि जनाब हमारी जमात से, यानी ये पैगाम दिया गया है कि अगर हमारी जमात से कोई किसी जगह डील कर रहा है तो वो अकेला है, हम उसके साथ नहीं है। हम का मतलब है मोहतरमा उनके साथ नहीं है, मरियम साहिबा उसके साथ नहीं है। अब आपको पता, आज मरियम साहिबा ने एक प्रेस रिलीज भी जारी करवा दी कि 15 दिन तक वो खामोश रहेंगी, सियासी सरगर्मियों से वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है ना आपके नोटिस में जी है कि जी वो बेटे की दावत वलीमा जो है उसकी तैयारी में लगे रहेंगी। भाई, दावत वलीमा की तैयारी में कौन सी ज़बान बंदी होती है? दावत वलीमा की तैयारी में कौन सा आपका ट्विटर बंद होता है? दावत वलीमा की तैयारी में कौन सी आपको परेशानी होती है? अब हुआ यह है कि उसने कहा, जब पता चला कि ख़ानदान के अंदर भी इख्तलाफ बढ़ सकता है, ख़ानदान में भी शोर मच सकता है, और छोटा भाई बड़े भाई से वादा कर चुका है कि जनाब मैं मामला सीधे कर दूंगा, ज़रा कुछ खामोशी कराएं, तो भतीजी खामोश हो गई। कुछ दिनों के लिए बहाना मिल गया शादी की फंक्शन का, और शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर जो लोग हैं उनको आगे कर दिया गया है। और आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये अल्फाज अदा किए हैं, ये बाकायदा मैं फिर आपको मुसद्दका तस्दीक कर रहा हूँ
ये पैगाम दिया गया हुकूमत को, पैगाम नहीं, किसी और को पैगाम नहीं, ये पैगाम दिया गया शहबाज शरीफ को। और शहबाज शरीफ जिनसे डील कर रहे हैं बकौल उनके, देखे ना, उन्होंने कहा हम किसी डील को नहीं, चले शहबाज शरीफ से डील नहीं हो रही, चलिए यही मान ले। फिर क्या डील के लिए कौन किससे राब्ते कर रहा है? क्या मरियम साहबा से कर रहा है? क्या शाहिदा खान अब्बासी से कर रहा है? किससे कर रहा है? फिर किसी से तो हो रहे हैं ना जिसका उन्होंने कहा है। नहीं, अगर आपने जिक्र किया है तो उसके पसे पर्दा हकाइक भी होंगे, तो हकाइक भी मंजर आम पे ले आए। हकाइक ये है कि मैं बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आहिस्ता 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 राब्तों में थे। हम हाजरत से राब्तों में तो शाहिदा खान अब्बासी भी थे, और शाहिदा खान अब्बासी भी किसी जगह किसी एक मीटिंग में गए थे। लेकिन शाहिदा खान अब्बासी साहब जो हैं वो ज़्यादा पाबंद हैं, शहबाज शरीफ से ज़्यादा पाबंद है वो मरियम साहिबा के, और वो मरियम साहिबा की बात ज़्यादा गौर से सुनते, मानते और उस पर अमल करते हैं। तो मैं अंदर की आपको बात बता दी। और आपको यह बता दूँ, एक मीटिंग ऐसी भी हुई जिसमें पीपल्स पार्टी ने और शहबाज शरीफ साहब ने आपस में बैठ के तय किया कि हम अगर ऐसे फरीक को जिसकी वजह से हमें सब कुछ मिल सकता है, अगर हम उसको इत्मीनान में ले लें तो हम बड़े आराम से इस हुकूमत को भी घर भेज सकते हैं और अपने काम भी सीधे कर सकते हैं। वो फरीक कौन है? जिसके मतलब मोहतरमा कहती हैं कि जिनकी वजह से अदम एतमाद कामयाब होती हैं, हम उनके पास नहीं जाना चाहते। वो फरीक, उसको वो फरीक बनाते हैं, हालांकि वो फरीक है ही नहीं, उन्होंने कभी फरीक बने ही नहीं, लेकिन ये फरीक बना लेते हैं ना, इनको आदत है। तो ये मामला जब मरियम साहिबा के पास पहुंचा तो मरियम साहिबा ने उस वक्त भी हाई कोर्ट के बाद ये बात कह के पानी फेर दिया सारा। बेचारे मियाँ साहब बड़ी मेहनत करते हैं, मियाँ साहब कोशिश करते हैं और खत्म हो जाता है। चले। और जब ये सारा कुछ होता है तो ये इनकी आपस में लड़ते रहेंगे, जितनी मर्जी ये कोशिश करते रहे, हुकूमत को नहीं गिरा सकेंगे। हाँ, एक दूसरे को गिराने के लिए तैयार है। चले, इसी पे बात करने के लिए हमें नाज़रीन ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक दावा करते हैं कि हुकूमत को गिराने की किसी डील में हम शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। डील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी कभार वो आपके लिए डील का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, अब वो अपने ऊपर उसे लागू करते हैं। ये डील वो करना किससे चाहते हैं, या डील उनकी ख्वाहिश है, होती नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तमाम के तमाम लोग डील की ही पैदावार है। आपको पता है कि ये डील और ढील, ये डील के थ्रू ढील चाहते हैं, तो ना इन्हें डील मिल रही है और उस वजह से इन्हें ढील नहीं मिल रही। तो बुनियादी तौर पर ये अपने ही एक दूसरे के, आपको पता है उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये इस तरह के पैगामात दे के अपनी पार्टी के अंदर डिफरेंट किस्म के पैगामात भेजते हैं। और अभी हो सकता है ये शहबाज शरीफ को भी पैगाम भेज रहे हो कि हमने ऐसी डील का हिस्सा नहीं बनना, उनको लग रहा हो शहबाज शरीफ को डील कर रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर वो कहना तीनों सराना नौ नू ये वो गल्लां हो रही हैं ने। तो बहरहाल ये लोग अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। शहबाज गिल साहब, आज एक प्रेस रिलीज आई है मरियम औरंगजेब साहबा की तरफ से कि 15 दिन के लिए मरियम नवाज साहब जो है वो हर किस्म की सियासी सरगर्मी जो है वो उसमें नहीं हिस्सा लेंगे, वो अपने बेटे की दावत वलीमा जो है उस पर मसरूफ़ हैं। क्या वाकई ये दावत वलीमा है, या किसी तरफ से उन्हें कोई हदायत मिली है, चचा की तरफ से कोई हदायत मिली है या बाबा की तरफ से? देखिए, जो मरियम सफदर हैं और मरियम औरंगजेब हैं, वो हमारी बहनें दोनों जो हैं, वो अल्लाह ने उनकी जो किस्मत लिखी हुई है और ड्यूटी लगाई हुई है झूठ बोलने की। जो मरियम औरंगजेब हैं वो तो बड़े ही मीसरे मुंह के साथ झूठ बोलती हैं हमारी बहन, तो इसलिए ये उन्होंने अगर कहा है, जो कहा है उसके उलट समझ। अगर वो कहती कि किसी सियासी मजबूरी की वजह से, तो फिर हो सकता है जाती मजबूरी की वजह से। अब वो कह रही है ये जाती काम की वजह से छुट्टी कर रही है, तो जरूर इससे अपोजिट होगा। तो इन दोनों का मकसद ये है कि अगर ये केला खा रही हो तो इन्होंने सेब कहना है, सेब खा रही हो तो केला। तो जो फितरतन और आदतन झूठे लोग होते हैं ना, उनमें वो वाली इनके अंदर सलाहियतें हैं। तो अगर मरियम औरंगजेब साहबा ने ये कहा है कि वलीमे की वजह से छुट्टी कर रही है, तो जरूर दाल में काला है, किसी और वजह से छुट्टी कर रही हो। डॉक्टर साहब, आपने आज एक ऑडियो का जिक्र किया कि आपने सुनी है, अब वो ऑन एयर तभी होगी जिन सहाफ़ी के पास वो है, वो जब चाहेंगे। हम मतन नहीं पूछते, इशारा ही दे दें कि किस तरफ की वो ऑडियो है। देखिए, बात ये कि अगर तो वो मेरी स्टोरी होती ना, मेरे पास होती, तो मैं आपसे जरूर शेयर करता। आप वो एक सहाफ़ी की है, वो मेरे आप अपनी स्टोरी बनाइए, हम चलाते। राणा साहब को पता है कि सहाफ़ी अपना सोर्स और अपनी स्टोरी के बारे में कितना सेंसिटिव होता है।
आप दोनों हजरात को पता है। तो वो राणा साहब के भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं जो मेरे पास आए हुए थे आज। तो उन्होंने मुझे एक ऑडियो दिखाई जो वाकई तसल्ली मचाएगी। अच्छा, वो अब मैंने उन्हें कहा कि चले आप ये ना बताएं वो क्या है, वो ये तो बता दें। हम रिपोर्टर है ना, हमने भी पूछने से बात नहीं आना। डॉक्टर साहब ये तो बता दें वो आपकी तरफ की है या उस तरफ की है? नहीं, इसकी मुझे बात नहीं समझ आई। ये वो ऑडियो जो आनी है, जब भी आनी है, जिस रिपोर्टर ने भी लानी है, वो हुकूमत के खिलाफ है या उनके खिलाफ है जो ऑडियो स्पेशलिस्ट हैं? अच्छा, इसका मैं काउंटर सवाल पूछता हूँ। अभी तक जितनी भी ऑडियो आई हैं उनका नतीजा हमारे खिलाफ निकला या इनके खिलाफ निकला? उनके खिलाफ निकला। तो ऑडियो अभी भी इन्हीं के खिलाफ ही निकलनी सर। ये जो टोटे जोड़ते हैं ना, ये टोटे चलाते हैं, ये इवेंचुअली जो गड़ा खोदता है ना किसी के लिए, उसमें खुद ही गिरता है। वो हम बचपन में स्कूल में कहते थे जो कहता है वो होता है। नहीं डॉक्टर साहब, आपने पहली ऑडियो जो आई थी उसके बाद आपने कहा कि जो ढिंडोरा ये पीटना चाहते थे, जो ड्रामा ये बनाना चाहते थे, वो पहले ही दिन फ्लॉप हो गया। अब ये जो नई ऑडियो आएगी, इसके किस्से कुछ दिन तक चलेंगे या उसी दिन फ्लॉप हो जाएगा? राजा साहब, मैं आपको बताता हूँ कि एक दफा बड़े सालों की बात है, मैं एक मूवी देखने सिनेमा पे गया। तो वो उस टाइम आपको पता है कि फिल्में देखने से जरा थोड़ी सी, आपको याद है ना कि हमारे बचपन में तो इतनी इजाजत नहीं होती थी फैमिलियों की तरफ। तो हम डरते डरते गए कि वहां कुछ जानने वाला ना देख ले सिनेमा में। तो ऐसे ही छुपते छुपाते जनाब पहुंचे फिल्म देखने। तो जब आगे गए तो आगे हाल में कोई बंदा ही नहीं था, सिर्फ हम ही थे। सही है। तो इनकी फिल्म इसी तरह की फ्लॉप हुई है कि उधर सिनेमा में कोई बंदा ही नहीं है, ये खुद ही बैठे देख रहे हैं। पहले चलाते हैं ऑडियो, वो फ्लॉप हो जाती है, अगले दिन फिर इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि जी उसमें ये 10 लफ्ज तो मिल गए, ये 2 नहीं मिल गए। उससे अगले दिन शहजाद इकबाल जियो के वो 2 लफ्ज भी ढूंढ लाते हैं। तो इनकी माड़ी किस्मत आई हुई है, पैड़ा टाइम चल रहा। जब आपका बुरा वक्त हो ना, तो कुत्ता जो है ना वो ऊंट की गर्दन पे दांत काट लेता है। तो ये इनका बुरा वक्त चल रहा है, इनको को सदका शदका देना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। जो लंदन तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, वो वाली सारी प्रॉपर्टीज बेच के लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान को वापस करना चाहिए, और ये ऑडियो और वीडियो सेंटर के चक्कर से निकलना चाहिए, रसीदें देनी चाहिए। अच्छा, ये जो ऑडियोज आई डॉक्टर साहब और ये जो इनके गले ही पड़ गई, इस पर हुकूमत कुछ करने जा रही है? मेरी बात सुने राणा साहब, बड़े तुसी जालिम हो गए। हुण हुकूमत ने और इन्हां नाल की करना है जो कुछ इन्हां दे नाल हो गया। इन ऑडियो और वीडियो में जितने ये मैं ये कहूंगा कि जितने ये सख्त लफ्ज हो जाता है, दोस्त गुस्सा कर लेते हैं, चलें आप ये कह लें कि जितना इन्हें नुकसान पहुंच गया है, जितने ये बेआबरू हुए हैं इनकी पूरी जमात, मुझे बताइए कि उसके बाद हुकूमत को और कुछ करने की क्या जरूरत है? ये तो खुद ही बदनाम हो गए हैं, खुद ही इनकी तो अब तो यहाँ तक ये पहुंच गए हैं कि वो कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं कि अब स्विमिंग पूल में गिरते हुओं की और बाथरूम में गिरे हुए लोगों की ऑडियो और वीडियोज आएंगी। अब आप मुझे बताएं, जो बंदा इतनी गंदगी तक, इतनी गंदी बातें करना शुरू कर दे और इस लेवल तक चला जाए, इसका मतलब उसके पल्ले और कुछ नहीं रह गया। अब मैंने तो अपने बाथरूम की सारी खिड़कियों के सामने पर्दे लगवा लिए हैं। राणा साहब आप भी मेहरबानी करें कि पर्दे शर्दे लगवाएं खिड़कियों के सामने, रोशनदानों के सामने। ये ना हो तो कैप्टन सफदर खड़े हों जनाब बाथरूम के उत्ते रोशनदान दे विचों निकाल। डॉक्टर साहब आप ये देखिए, आप कहते हैं कि ये ऑडियो वीडियो से क्या बनेगा इनका, वो अपना कानूनी तौर पे उसे आगे तरीक़ाकार बढ़ाने के लिए, जिस तरफ राना शमीम साहब के बेटे ने भी इशारा किया था कि आप बरतानिया में उसी हलफनामे को लेकर अगर आप चले जाएं ट्रिब्यूनल में तो आपको कुछ ना कुछ कानूनी फ़ायदा हो सकता है। अगर वो ऐसा फ़ायदा लेने चलें तो फिर हुकूमत क्या करेगी? सर मेरी गल सुनो, ये वो सेबे वाला बम है जो इनके अपने ही हाथ में चल जाना है, ये आगे नहीं चलने वाला काम। अगर होता तो ये खुद अदालत में लेके जाते को ऑडियो वीडियो, आज तक नहीं लेके गए ना, इन्होंने खुद टोटे जोड़े हुए हैं। वो राणा साहब जानते होंगे हमारे बचपन में ना जो कैसेट चलती होती थी ना, उसमें रील टेप कैसेट चलती थी, वो कई दफा ना टेप जो होती थी ना, टेप रिकॉर्डर, वो तोड़ देता था उसका फीता, तो फिर जोड़ने के लिए नेल पॉलिश इस्तेमाल होती, तो उसको काट के साफ सुथरा करके नेल पॉलिश किसी बहन बेटी की लेके ना उससे मांग के बंदा या बेगम की, तो वो बंदा लगा के तो जोड़ के, तो फिर तो जब वो वहां पर आती थी ना, जुड़ी हुई जगह के ऊपर टेप आती थी, तो वो अजीब सी आवाज के साथ आगे निकलता था वो वाला गाना ना, वो वाली जगह। तो जब इनकी चोरी पकड़ी जाती तो इनकी आवाजें उस तरीके से निकलती हैं जैसे वो फिल्म कट के जोड़ी होती है ना। तो ये तो इनके हालात हैं। डॉक्टर साहब ईवीएम पे आप समझते हैं कि ईवीएम का मरहला जो है मुकम्मल हो जाएगा, वाकई बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम पे हो जाएंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल, जैसे पूरी दुनिया के अंदर
जितनी भी बड़े ममालिक हैं जिसके अंदर आबादी ज्यादा है पाकिस्तान की तरह, क्योंकि वहाँ वोट ज्यादा पड़ता है, वहाँ पर वोट की सेंटिटी को बरकरार रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाती है। इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान में भी ये इस्तेमाल होगी, कानून बन गया है, पूरी हर तरीके से इस पर कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं इसमें। सिर्फ हमारी गुजारिश इलेक्शन कमीशन से ये है कि इसको मजीद डिले ना किसी सूरत भी किया जाए और जल्द से जल्द जो है ईवीएम को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन इसे मजीद भी बात करेंगे लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह ब्रेक से पहले डॉक्टर शहबाज गिल ये कह रहे थे कि आप किसी एक हलके के नताइज से अपनी पॉपुलैरिटी का तायुन नहीं कर सकते, आप ना तो एक हल्का जीत कर ये कह सकते हैं कि कुली तौर पर आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ना एक हल्के की हार इस सिमत का तायुन कर सकती है। तो NA 133 जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो उम्मीदवार ही नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, तो क्या यहां पर शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे? जो वीडियोस मंजर आम पे आई थी कि अब तक नताइज क्या रहे और हकाइक क्या मंजर आम पे आए, राना साहब से बात का आगाज करते हैं। राना साहब, NA 133 में क्या खिचड़ी पक रही है? या सर, मैं आज आपको वो चीज़ कह रहा हूँ जो मुसद्दका इसलिए है कि मैंने अपनी आंखों से देखा। वीडियो में इसलिए नहीं बना सकता था कि उन्हें पता था वहाँ पर 2000 रुपये में वाकई वोट बिक रहे हैं। और इस हलके के इलेक्शन को आप जहन में रखिएगा, इसलिए अहमियत दीजिएगा। किस हलके के इलेक्शन ने पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी ताकत देनी है, मैं ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि बहुत से लोग इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुख करेंगे। अब आपको मैं कोई खास जी मैं खास वजह बताता हूँ। पीपल्स पार्टी ने इस हलके में सारा कुछ कर दिया। 5500 वोट पड़े थे, 5500 कुछ वोट पड़े थे पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में। इस वक्त क्या हो रहा है इस हलके की, आपको थोड़ी सी सिचुएशन बता दूं कि लाहौर में सबसे ज्यादा अकलियती वोट जो है 58,000 वो इस हलके में है। इस 58,000 वोट पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है कि यहां पर खरीदो फरोख्त हो रही है। मैं आपको बताता हूं कि एक औरत मुझे मिलती है, वो कहती है बेटा मेरे घर में फलां जमात के लोग औरतें आई थी, हम 6 वोट हैं, हमसे उन्होंने हलफ लिया है और 2-2 हज़ार रुपया दिया हमें और हमारे शनाख्ती कार्ड ले गई हैं। इलेक्शन डे पे वो हमें साथ लेके जाएंगी वोट डाल। सबसे ज़्यादा पैसा लाहौर में अगर किसी हलके में वोट खरीदने में चलता तो ये हलका है। और लाहौर के सबसे ज़्यादा अगर किसी हलके में कच्ची आबादियों के वोट हैं और अकलियत के वोट हैं तो इस हलके में 58,000 वोट हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने टारगेट ये दिया हुआ है कि पीपल्स पार्टी 58,000 वोट ले, नहीं लेती पीपल्स पार्टी 58,000 वोट तो पीपल्स पार्टी अगर यहां से 16,000 या 15,000 या 20,000 वोट भी ले लेती है तो आप वो अंदाजा लगा लें कि यहां सूरत हाल जाएगी। उसके बाद इस हल्के में 15 से 16,000 वोट है मिनहाजुल कुरान का। अच्छा, तहरीक मिनहाजुल कुरान। ठीक। अब तहरीक मिनहाजुल कुरान जो है वो उनका वोट मोहम्मद बूटे को तो बढ़ सकता है, मुस्लिम लीग नून को नहीं पड़ेगा। ये आप ज़हन में रखिए। वो वोट भी काफी हद तक जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उस पर पीपल्स पार्टी का काम मुकम्मल हो चुका है। वो ओपन नहीं हो रहे हैं लेकिन बात हो चुकी है। 3,500 वोट है MWM का। MWM का वोट जो है वो भी अक्सरियत पड़ेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। हाँ जी। अब वहां पे आप आ जाएं, वहां पर तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा वोट बैंक था। एक MP उनका, एक मिनिस्टर उनका, एक सेनेटर उनका। अब वहां पर वो 50% वोट भी तहरीक इंसाफ का कास्ट नहीं होगा। 50% वोट में से आप कह सकते हैं कि 30% वोट जो है वो जाएगा पीपल्स पार्टी की तरफ और 20% वोट जो है वो तकसीम होगा। कुछ मुस्लिम लीग नून को भी जाएगा, कुछ और दीगर सियासी जमातों के जो लोग हैं उनको जाएगा। असल टारगेट वहां पे इलेक्शन जीतना जो है वो जीतना मुस्लिम लीग नून नहीं है। लेकिन अगर मार्जिन बहुत कम हो जाता है तो फिर तो मैं उसी तरफ आने लगा हूं ना। अब असल मामला ये है कि मार्जिन कम होना जिस पे काम हो रहा है,
काम इस पे हो रहा है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि लाहौर शहर, जहां पर एक वक्त में खंबे के ऊपर पीपल्स पार्टी का नाम लिख दिया जाता था इलेक्शन जीतते थे, कि लाहौर में अगर वो एक ऐसे हल्के से जहां से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार हो, जहां से तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हों, वहां से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार अगर 40 से 45 हज़ार या 35 से 40 हज़ार वोट ले जाता है, मैं ये जो आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं, ये इलेक्शन डे पे हमें सामने आ जाएगी, ले जाता है, तो फिर ये तासिर जाएगा पूरे पंजाब के अंदर कि पीपल्स पार्टी को कुछ कुव्वतें सपोर्ट कर रही हैं और पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले इलेक्शन में आ सकती है। और इसी बुनियाद पर इस इलेक्शन के बाद आप देख लीजिएगा, खबर बड़ी ये है कि पीपल्स पार्टी के पास बहुत सी नामवर शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत की तरफ आएंगे। सही, आपने जो NA 133 के हवाले से हक़ाइक़ बयान किए हैं, इसी पर पीपल्स पार्टी की राय भी ले लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा ससी पलीजो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। ससी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ससी साहिबा, बात हो रही है NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मार्जिन कितना है जीतने का? देखिए, पंजाब में हमारी मसलियत रही है, हमने भुट्टो साहब के ज़माने में ऐसा खासा पेनिट्रेट किया, मुस्तफा के ज़माने में भी, लेकिन बीच में हमारी कुछ अपनी भी सुस्ती थी और फिर ये नून लीग का जो तरीक़ाकार था वो भी सबके सामने है। बहरहाल पंजाब हमारा अपना सूबा है, लाहौर अपना शहर है, प्यारा शहर है, और यहाँ देश की जो है पोजीशन माशाल्लाह दिन ब दिन इम्प्रूव करती हुई नजर आती है हमें। तभी तो नून लीग के सिफों में लाहौर में जो है वो खलबली बची हुई है। लेकिन मैं समझती हूँ कि लोग हमारे मंशूर को रिस्पॉन्स दे रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के प्रोग्राम को जो है वो पसंद करें, तभी तो। और लोगों की ख्वाहिश थी, यासिर साहब और राना साहब, लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खास साहबा फर्जन जो हमारे चेयरमैन है वो आए, पंजाब में बैठे और तवज्जो दे, टाइम दे, अपने नुमाइंदे वहाँ उनके कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़े। तो जो ये इलेक्शन है ये हमारे लिए भी बहरहाल सबके लिए एक अहम है, मौका है, और इंशाल्लाह हम तो जाहिर बात है उम्मीद है। जैसे साहब बड़े ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब के अंदर, और उन ज़िमनी इलेक्शनों में पीपल्स पार्टी ने हिस्सा भी लिया, खुशाब में भी लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा कंपेन। राजा परवेज़ अशरफ साहब लगता है कि उसी हल्के में रह रहे हैं, कारिया साहब लगता है उसी हल्के में रह रहे हैं, उसके अलावा पंजाब असम्बली में आपके कायदेवान जो है पीपल्स पार्टी के, वो लगता है उसी हल्के में रह रहे हैं, और रोज़ाना वहाँ पे नाश्ते भी हो रहे हैं, डिनर्स भी हो रहे हैं, शमूलियत भी हो रही है। इस लाहौर को खास टारगेट करने की वजह क्या है? क्या आप समझते हैं इस इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में बूस्ट करेगी? बिल्कुल जी, हम पहले ही जीपी रूपेड थे, लेकिन प्रोपेगेंडा, धांधलियां किस तरफ से होती है, वोटर लिस्टों में गड़बड़ कौन करता है, ये दुनिया को पता है। जो बार बार वहाँ आते हैं, पंजाब के बनते हैं मेहरबान, लेकिन आई एम सॉरी, वो उन्होंने इस तरह डिलीवर नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सूली वोकफ अपना मुख्तलिफ हवालों से रखती है, लोग इसको सराहते हैं, लीडरशिप है, किसी के सामने झुकी नहीं है। मोहतरमा हो, सईद भुट्टो है, वो बशरत पसंदी में लोगों के साथ उन्होंने कभी भी वो नहीं किया, उनको चीज नहीं किया, तो लोग इस चीज को वो भांपते हैं, सराहते हैं, अभी भी याद रखते हैं। बाकी ये जो कैंपेन के हवाले से देखिए, राणा साहब, मैं भी डायरेक्ट इलेक्शन लड़ती रही हूँ और माशाल्लाह जीते ही है। एक दफा धांधली हुई थी, मेरी फैमिली ने 5-6 इलेक्शन लड़े, सारे के सारे, दो रुखी हुए, मुकाबले हूँ। अभी वो सब पीपल्स पार्टी में है, हमारे मुखालफिन, वो अलग बात है, अल्लाह करे रहे। लेकिन बात यह है कि यहाँ कैंपेन हो रही है, वो हमारा हक है, और राजा साहब अभी सदर बने हैं, तो लोगों की उम्मीदें भी हैं, और हमारी दूसरी लीडरशिप भी। तो मैं बहुत सी बातों से मुत्तफिक हूँ ससी साहिबा, लेकिन आप ये देखिए कि जब मुत्तहिदा PDM का प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर आपको नून लीग की पॉलिसीज़ भी अच्छी लगती थीं और आप इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज पे खड़े थे। अब इस 133 के ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत का उम्मीदवार तो है नहीं,
आपकी सारी की सारी तनकीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे जारी है, मौजूदा हालात पे नहीं है। तो इसका मतलब फिर ये समझ लें कि मौजूदा हालात NA 133 में या कुली तौर पर बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। सब देखें, ये देख लीजिए कि ये जो PDM थी ये कोई हमारा कोई मैनिफेस्टो एक नहीं था, हम ये एक इत्तेहाद था। अब तो खैर इत्तेहाद उस तरह में उसको हम देती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर वो मजा ही नहीं है, वो बल्कि वो चीज ही नहीं, वो दम ही नहीं है। हम ही होश थे, हमने वो सारी चीज की। लेकिन अब ये है कि हम माजी में हरीफ रहे हैं, हमने गलतियों से भी सीखा है। पंजाब पे जितनी तवज्जो देनी थी हम मेरे ख्याल में ऊपर नीचे उसमें हुए हैं, लेकिन हमने अपना अब डायरेक्शन पहले से बेहतर की है। बाकी हाँ, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, पॉलिसीज हमारी अपनी है, और उसमें जरूर इलेक्शन में हम जो इलेक्शन में हमारे हरीफ रहते हैं हम उनको हरीफ की नजर से ही देखेंगे। ये कोई शशि साहबा जरा आगे बढ़ते हैं। ऑडियो वीडियो लीक का दौर चल रहा है, बड़ी ऑडियो वीडियोस रोजाना आ रही हैं, बड़े एफिडेविट्स आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी इसमें मजा ले रही है, खामोश क्यों? देखिए, हमारी लीडरशिप तो उसका निशाना रही है, राणा साहब, यासिर साहब, आपको पता है। लेकिन हम इस किस्म की भद्दी और बिल्कुल नीचे गिरी चीजों पर हमने यकीन नहीं रखा है। हम समझते हैं पाकिस्तान के सामने बहुत सारे मसाइल और चैलेंजेस है, दाखिली भी बैरूनी भी, और उस हवाले से इतना कमजोर, इतना वल्नरेबल न अपने आप को होना चाहिए न दूसरों को करना चाहिए। हाँ, असूली मौक़िफ़ के हवाले से आपका जो प्रोग्राम है वो जरूर दे, लेकिन क्या आपके पास कुछ बचाई सिर्फ इन लीक्स के अलावा कि आप एक दूसरों को नीचे दिखा सके, या आपके पलड़े में चीजें है ही नहीं दिखाने के लिए? यानी अगर सियासत करनी है तो अपनी सियासी कारकर्दगी की बिना पर कीजिए, एक दूसरे को नीचा गिराने, नीचा दिखाने और नीच हरकतों की वजह से आप अपनी सियासत में पस्ती की तरफ गामजन होते हैं, बुलंदी की तरफ नहीं होते। बहुत शुक्रिया शशि पलीचो साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि लोगों की तकालीफ को देखते हुए हम सब्सिडी दे रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने PAC को ये कहा है, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये कहा है कि पुराने अदवार में जो करप्शन हुई आप उसको भी सामने लेके आएँ, और इस दौर में जो करप्शन हो रही है आप उसकी भी निशानदही करें। वो इस बारे में किस हद तक मुत्तफ़िक हैं, मुत्तहिद हैं, और इस बारे में कितना पुरज़्म हैं, ये जानते हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर साहब से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कारकर्दगी को देखा जाए तो आप बतौर मेंबर रियाज फतेहाना को कैसा देखते हैं कि उन्होंने किन इश्यूज के ऊपर आपका साथ दिया और उन इश्यूज के ऊपर हुकूमत ने भी उनकी तायीद की? देखिए, मैं जो PAC के इस वक्त में बयान है वो मैं आपको बताऊं कि बड़े एक्सपीरियंस्ड और बड़े मैच्योर लोग हैं, और उनमें अगर कंपोजिशन आप उसकी देखेंगे उसमें आपको एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स स्पीकर और एक्स मिनिस्टर, वो जो 4-4, 5-5, 6-6 दफा मिनिस्टर रहे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। और उसकी इस दफा जो कंपोजिशन है और उसका अरेंजमेंट ऐसी है कि क्योंकि शुरू में जब शहबाज साहब चेयरमैन बने थे पब्लिक अकाउंट कमेटी, शहबाज साहब, तो उस वक्त तो ये बात की गई गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि क्योंकि इनका पिछला टाइम इनका था 5 साल का, तो ये उसकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह कर सकते हैं अपने भाई के तौर की। तो उस वक्त फिर कुछ सब कमेटीज बना दी गई जिनको PTI के लोग, जो बड़े नामवर लोग हैं, वो हेड कर रहे हैं। सही। एक मैं अगर बता भी दूं, एक तो रियाज फतेहाना साहब कर रहे हैं जिसका आप पूछा है, एक नूर आलम है जो बड़े मेहनत करते हैं, बड़े वोकल है, एक मुनज़्ज़ा हसन साहब है, ये और राजा रियाज साहब है। तो वो इतना काम कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं, वो सब कमेटी टोटली इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं। दे ऑल पावरफुल, उनको सारे डेलीगेट किया हुआ है कि आप जो भी करना चाहते हैं पिछले टाइम को करें, और वो कर रहे हैं। और उसमें जो भी एक्शन है, जो डैम को किसी जगह भी वो कर रहे हैं सारा।
बाकी आपने जो बात की कि पब्लिक स्कूल कमेटी के जो लोग हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये सारे लोग, और रियाज सत्याना साहब हमारे एक उन मेंबरान में हैं जो बड़े पढ़ कर आते हैं और मेहनत करके आते हैं और बड़ा मान्यूटली चीज़ों को देखते हैं। और दूसरे लोग भी इस तरह, मनजा हसन साहबा है, नूर आलम है, हमारे ये वहाँ सारे हमारे मुशाहिद हुसैन सैयद है, ये सारे लोग वहाँ पे इतने काम कर रहे हैं और बड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को किस एंगल से वो बात कर रहे हैं ये तो वही या उनके मेंबर बता सकते हैं जिनको मिले हैं, तो वो आई डोंट नो, लेकिन चले राणा साहब जरा सारे लोग अच्छा कर रहे हैं। चले, बहुत अच्छी बात आपने अपनी वो लोग जो आपकी सियासी जमात से तलक नहीं, आप उनके मतलब भी हिकायत बता रही हैं, हमेशा आपका स्टाइल है कि आप जहाँ पे बेहतर होता है वही करते। राणा साहब आज एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शाहिदा खान अब्बासी साहब ने, और उसमें उन्होंने 3 दफ़ा एक लफ्ज़ बोला है कि हम डील नहीं करेंगे, डील के ज़रिए हुकूमत को नहीं गिराएंगे, डील के ज़रिए हम इक़्तिदार में नहीं आएंगे, डील करने वाले जो हैं हम उनको नहीं मानते। अब आपकी जमात में किसके साथ वो कोई डील कर रहा है, कौन आपके साथ डील कर रही है, उन्होंने किसको सुनाया है? देखिए ये तो शायद साहब ही उसका जवाब दे सकते हैं कि किस तरफ इशारा है। किसी तौर पे शायद वो किसी और जमात की तरफ इशारा हो। नहीं, उन्होंने अपना कहा है, उन्होंने अपना कहा है, उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून। अगर आप कहते हैं तो आपको वो सुना दें हम। नहीं, लेकिन अगर उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून की तरफ इशारा तो मैं आपको बताई हमारी पार्टी में कायद हमारे मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कौन डील कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी पार्टी के मेंबर अगर कोई है तो पार्टी के अंदर बात कर सकते हैं बजाय प्रेस में बात करने के। अगर उन्होंने ये बात किया, जो मैं नहीं मान रहा कि उन्होंने मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा जरा वो वाला शॉट जो इन्होंने कहा है शाहिदा खान अब्बासी साहब ने सुना दे, ताकि राणा साहब चूंकि आज सफर में थे ये नहीं सुन सके, ये भी सुन ले उस पर, ताकि जरा मजीद बात हो सके। एहसास प्रोग्राम जो है, सिर्फ 43 अरब की करप्शन इस प्रोग्राम के अंदर हुई है, और उसका जवाब क्या है कि हुकूमत रिपोर्ट को रिजेक्ट करती है। ये 100 अरब के मामला तो सिर्फ इस हफ्ते में इस हुकूमत की चोरी के आए हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते। हम किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि उसकी कीमत इस खराबी से ज्यादा है। जी राणा साहब, हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम किसी दीगर मामला, ये हम मुस्लिम शाहिदा खान अब्बासी साहब हम जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ही है ना जी। हाँ, तो बड़ी उन्होंने सही बात किया, आप नहीं बनना चाहते उसका, ये देख रहा आप। मैं वही कह, सवाल यही है, सवाल तो राणा साहब यही है आपसे कि वो हिस्सा कौन बनाना चाहता है, कि क्या कोई राब्ता कर रहा है? मैं करेक्ट कर दूं आपको कि आपने कहा था कि वो उनका इशारा PMLN के कुछ लोगों की तरफ है जो कि सरासर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमसे बराज PMLN, मैं भी वही रीइटरेट करता हूँ, वही करता हूँ कि यस, हम ना किसी डील का हिस्सा बनना चाहते हैं, ना हम कोई डील करना चाहते हैं। चले, मैं राणा साहब मैं जसारत करूं एक सवाल की। जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमसे किसी ने राब्ता किया, लेकिन उसको जवाब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया जा रहा? नहीं, मेरा जो ख्याल है, ये जवाब तो वही सही दे सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बातें विस्परिंग हो रही है कि कुछ जमातें से मैं पीपल्स पार्टी का नाम भी आता है कि वो शायद अदम एतमाद करना चाहते हैं किसी अरेंजमेंट के तहत। तो हमने तो बड़ा क्लियर कर दिया है कि हम किसी उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो सिस्टम को बेहतरी की तरफ ले जाने के बजाय और खराबी पैदा हो, जो डिलीवर ना करे। हम समझते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और उसकी तरफ कोई फैसला होना चाहिए, और उसके तहत जिसको भी मैंडेट मिले, जिसको भी अवाम चाहे, जिसको अवाम लोग वोट दें, वो आके अपने मंशूर के मुताबिक अपनी गवर्नमेंट बना के और वो डिलीवर करे और परफॉर्म करे और लोगों की। राणा साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। इसका मतलब है कि अदम एतमाद का जो ऑप्शन है वो भी खत्म कर दिया। हमारा कोई ये फैसला नहीं है कि हमने अदम एतमाद में जाना है, या एक तो मैं बिल्कुल आपको फर्म बात कर सकता हूँ
कि अगर इस किसी भी इस किस्म के प्रोग्राम या ऐसी एक्शन या तरीक़ेकार से अगर गवर्नमेंट कोई नई बनती है तो उसका हिस्सा PMLN नहीं बनेगी। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी कोई, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर अदम इत्तेमाद से कोई हुकूमत बनती है तो मुस्लिम लीग नून उसका हिस्सा नहीं होगी, तो अगर आप हिस्सा नहीं हो गए तो अदम इत्तेमाद भी नहीं आ सकती। नहीं, इसका तो मैं अभी क्यों पार्टी में डिस्कस ही नहीं हुआ अदम इत्तेमाद, लेकिन एक बात तो एक डिस्कस करके फैसला किया हुआ। सब अदम इत्तेमाद भी तो एक आईनी तरीका है ना, कल तक ये बात चल रही थी, अब फिर क्यों नहीं लाना चाहते आप? लेकिन वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, वो एक आईनी तरीका है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो ऐसा कोई काम किया जाए जिसके जरिए एक ऐसी हुकूमत आए जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो और परफॉर्म करे। मेरा ख्याल है अदम एतमाद के जरिए जो गवर्नमेंट आएगी, यानी आप ये समझते हैं कि अदम एतमाद की अगर तहरीक आती है तो उस अदम एतमाद की तहरीक में वोट नहीं गिने जाएंगे, उसके पीछे अवामिल कुछ और हो सकते हैं? नहीं, जो अदम एतमाद करके जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो पायदार नहीं होगी, वो डिलीवर नहीं कर पाएगी। राना साहब, अगर आज से 6, 7, 8 माह पहले चले जाएं, जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मशवरा दे रहे थे कि आप सिंध से अपनी हुकूमत खत्म करें फिर हम विफाक में अदम एतमाद लाएंगे, तो उस वक्त फिर कौन सी यकीन दहानी थी? नहीं, हम तो ये कहते थे कि आप वहां से भी रिजाइन करें असेंबलियों से, हम भी करते हैं, पंजाब से करते हैं, फेडरल नेशनल असेंबली से करते हैं, ताकि इलेक्शन फिर ये गवर्नमेंट सस्टेन नहीं करेगी, इलेक्शन आ जाएगी। हम तो उस वक्त भी फोकस थे इलेक्शन पे कि एक नया इलेक्शन होना चाहिए जो कि इस वक्त पाकिस्तान की बहुत जरूरत है और पाकिस्तान के सिस्टम की। अच्छा राना साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा जरा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पिछले दिनों पेशावर में जलसा किया, बड़ा धुआंधार जलसा था तहरीक इंसाफ के खिलाफ, गुफ्तगू थी सारी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, आपकी क़यादत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जो हमें भगाने वाले थे खुद मुल्क से बाहर बैठे, ऐसी ही बड़ी बातें लफ्ज़ बड़े बड़े सख्त इस्तेमाल किए। तो क्या पीपल्स पार्टी अब डायरेक्ट आमने सामने निशाना बना रही है आपको आने वाले इलेक्शन में, या इस मौजूदा टेन्योर में आपको क्या नजर आता है पीपल्स पार्टी से आपकी राहें मुकम्मल तौर पर जुदा हो जाएंगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब ने शायद ये उनकी असेसमेंट हो कि ये तो एक किस्सा परीना है जो PTI है, ये तो एक माजी का हिस्सा है। अब आइंदा इलेक्शन होगा हमारा PMLN के साथ, और PMLN के मुकाबले में वो अपनी स्पेस बनाना चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस पंजाब में भी। तो वो जो नहीं, ये जलसा पेशावर में था। नहीं, पेशावर में मैसेज तो हर जगह जाता है, जो मेरी अपना ख्याल है कि वो उनका ये ख्याल है कि ये कि देखिए पार्टियां अपना मंशूर है, इलेक्शन भी हमने कल तो बिल्कुल हमने सामने लड़नी है, हम एक पार्टी नहीं, वो उनका और सोच है परफॉर्म करने की या मंशूर में। हमारी बिल्कुल दूसरी PMLN डिलीवर करती है, वो आपको पता है जो है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि अगले आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो पॉपुलरिटी का ग्राफ है वो तो नीचे आ जाएगा, मद्दे मुकाबिल PMLN होगी, तो अभी से उसकी कैंपेन का आगाज हो चुका है। राना साहब, आपसे एक और मौजू पर भी बात करनी है, पहले ज़रा गुफ्तगू मुलाहिजा कर लेते हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूस शहबाज गिल की कि उन्होंने आज कहा क्या है, फिर उस पर बात करते हैं। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी। अब वो साफी भाई पे है, वो कब लाना चाहते हैं ऑडियो मैं तो सुन चुका हूँ, लेकिन जब वो ऑडियो आएगी तो माननी भी पड़ेगी कि वो सच्ची है, और उसके बाद शर्मिंदगी कई गुना और बढ़ जाएगी। चलो सर, इस ऑडियो पे आप हुकूमत कोई रिएक्ट नहीं कर रही? किस जितनी ऑडियो आ गई है समझ नहीं आ रहा किसमें क्या तो चल रहे हैं। राना साहब, आप ये देखें कि ऑडियो एक पहले आई थी, वो मंजर आम पे आई, फिर ऐसी ऑडियो का सिलसिला चला है कि आए रोज़ एक नई ऑडियो आती रहती है। अब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब के एक नया भूंचाल आएगा, क्या समझते हैं ये रिवायत आपकी पार्टी को या सियासत को किस हद तक नुकसान पहुंचाएगी? मैं समझूं कि शहबाज गिल साहब बस वो लगे रहते हैं सुबह शाम, उनका यही काम है, जो उसमें कोई मुझे तो संजीदगी नजर नहीं आती।
तो ये भी उसी का हिस्सा है, जब आएगी तो देखेंगे। मुझे तो ये एक ऐसी चीजें लगती हैं बेसलेस, जिस तरह पहले ये केस बेसलेस पर आते हैं, जिस तरह एलिगेशन बेसलेस पर आते हैं, तो मैं समझता हूँ ये किसी हवा में बातें करते रहते हैं, इसका कोई नहीं है। मैं इस पे क्या कमेंट करूँ। राणा साहब, फिर आज की पूरी गुफ्तगू का हम रिजल्ट ये निकालें कि मुस्लिम लीग नून किसी अदम इत्तेमाद की तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगी। देखिए, मैंने कहा ये डिस्कस नहीं हुआ अदम इत्तेमाद का मसला, लेकिन जाती तौर पे मैं समझता हूँ, ये मैं जाती तौर की बात करने लगा हूँ कि अदम इत्तेमाद हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे उस गवर्नमेंट का जो उसके रिजल्ट के तौर पे आएगी, लेकिन अदम इत्तेमाद इस हुकूमत से जान छुड़ाना पाकिस्तान की बहुत जरूरी है। किस तरह? ये मैं समझता हूँ। किस तरह? फिर नहीं, जो भी आईनी तरीक़ेकार है, आईनी तरीक़ेकार तो अदम इत्तेमाद ही है, वो आप कहते हैं कि हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। नहीं, ये पार्टी का वो फैसला होना है ना जी, उन्होंने क्या करना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इससे जान छूटती हो तो ये सूनर दी बेटर, क्योंकि ये पाकिस्तान आवाम को मार्च तक इंतजार करना होगा, किसी तहरीक का इंतजार करना होगा। आईनी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि यह हुकूमत तब्दील हो। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुझे राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।